नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड महाकुंभ के इस खास पैनल में, जिसका नाम हमने दिया है समृद्धि काल। समृद्धि काल हमने इसलिए दिया है क्योंकि म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे हम समृद्धि की ओर जा सकते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग कैसे इससे अपने एसेट्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। पैसे की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि आप जब भी सुबह उठते हैं तो लगेगा कि आज मैं जो करना चाहूंगा वो कर सकता हूं। तो पैसे की ताकत ऐसी होती है कि आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एज ग्रुप के लोग, हर क्लास के लोग, हर ट्राइब्स, हर कोई यहां पर म्यूचुअल फंड को समझे और उनके लिए क्या बेहतर फंड होगा, उनके लिए प्लानिंग कैसे होगी म्यूचुअल फंड पर, और क्या क्या आपको यहाँ पर कहां पर निवेश करना है, क्या क्या बेहतर फंड्स आपके लिए हो सकते हैं, आपके लिए रिस्क प्रोफाइलिंग सबसे बेहतर क्या होगी। हमारे साथ दो दिग्गज मेहमान हैं। राधिका गुप्ता हैं, एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स की एमडी और सीईओ हैं, और साथ ही हर्षवर्धन रुंगटा हैं, रुंगटा सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हैं हमारे यहाँ और म्यूचुअल फंड महाकुंभ को और खास बना दिया है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सीनियर सिटीजन के गोल से। आमतौर पर क्या गोल्स होते हैं, कोई भी अगर कॉर्पस या फंड इकट्ठा करता है तो रिटायरमेंट प्लानिंग, साथ ही उनके जो खर्च होते हैं, चाहे वो रेगुलर इनकम के लिए खर्च हो, घर खरीदारी हो, हेल्थ केयर के खर्चे हो, शौक पूरे करने हो, और या फिर कोई लग्जरी खर्चे हो, ये तमाम तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए अगर महंगाई से बेहतर रिटर्न पाना है तो म्यूचुअल फंड एक बेहतर जरिया है। तो शुरुआत सीनियर सिटीजन से 60+ के लोगों के लिए, उनके लिए दो सबसे अहम खर्च होते हैं। वो है एक तो रेगुलर इनकम, दूसरा हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस। आपसे शुरू करेंगे हर्ष, क्या सलाह देंगे इन लोगों को, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या इनके लिए म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि 60+ हो गए, रिस्क प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए क्या ऐसे फंड्स हो सकते हैं, उनके लिए क्या सलाह है। सो इनफैक्ट आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को छेड़ा है, क्योंकि हम बात करते हैं 60+। जैसे ही हम 60+ की बात करते हैं, एक परसेप्शन बन जाता है कि हम रिस्क नहीं ले सकते या हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सो इनफैक्ट ये बहुत ही गलत नोशन है। आपको ये समझना है कि आप रिटायर हुए हैं, लेकिन इन्फ्लेशन रिटायर नहीं हुआ है। सो आपके जो खर्चे हैं, जो 60 साल की उम्र में आपके खर्चे हैं, वो 61 में बढ़ने वाले, 62 में उससे ज्यादा बढ़ने वाले, और ऐसा ही आपके 70 साल या 80 साल की उम्र तक चलने वाला है। तो आपके जो भी निवेश हैं, आपको वो रिटायरमेंट पीरियड में भी आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, और आप अगर इन्फ्लेशन उस समय बीट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि किस तरह के प्रोडक्ट और एलोकेशन करना चाहिए। सो हम हमेशा ये कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको एक छोटा हिस्सा इक्विटी में रखना चाहिए। वो इसके लिए नहीं है कि आपको 1 या 2 साल में जरूरत है, वो इसके लिए कि अगर आप 10 साल उसके बाद भी जीते हैं तो उस समय आपको वो कॉर्पस की जरूरत पड़ने वाली है। सो एसेट एलोकेशन एक रूल बनने वाला है कि आपको अपने पैसे डिवाइड करने, एक पोर्शन जो आपका जाएगा वो ऐसी जगहों पे जाएगा जो इंटरेस्ट बेरिंग है। आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, आपके कोई डिपॉजिट्स हो गए जिसपे आपको रेगुलर इनकम आने वाली है। एक हिस्सा ऐसे जाएगा जहां पे रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा, लेकिन डेट एलोकेशन है, विच मींस आप इंटरेस्ट रेट के जो मूवमेंट्स है उसका भी फायदा अपने इन्वेस्टमेंट में ले सकते हैं। और एक छोटा हिस्सा जो तीसरा मैंने कहा, वो आपको इक्विटी एलोकेशन करना होगा कि 10 साल बाद जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं। ओवरऑल अगर हम पोर्टफोलियो देखेंगे, उसमें आपको ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाने का ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए, तभी आप पोस्ट रिटायरमेंट में जो आपने कहा कि हेल्थ केयर के जो खर्चे हैं, जो आपके बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी हो पाएंगी। जी बिल्कुल, आपने तो बहुत सही कहा। लेकिन राधिका मैम, एक क्वेश्चन आता रही पर्सनली, मेरे पापा अभी 60 टर्न किए हैं, तो उन्होंने जो लाइफ टाइम SIPs किया, अब जो आगे जाते हुए क्या स्टेप अप SIPs कर सकते हैं, या उनकी जो एसेट एलोकेशन होती है या रिस्क प्रोफाइल, अब ये दोनों अलग हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कि जो 60+ हैं वो कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट फॉरवर्ड करें थ्योरी, और दूसरा बात कौन से फंड्स रहेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो जो हर्ष ने एक बात कही थी, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि वो एसेट एलोकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। और वो है कि ये एक मिथ है कि रिटायरमेंट के बाद आपको पूरा फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए, बहुत कंजर्वेटिव होना चाहिए। एक तो आपको याद रखना है कि आज एक इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन 90 से 100 साल हो सकती है, विच मीन्स आप सीनियर सिटीजन जो 60 साल कहते हैं, आप 30 साल या 40 साल 30 to 40% अपनी लाइफ की रिटायरमेंट में बताएंगे, तो ये कोई अनइम्पॉर्टेंट पीरियड नहीं है। दूसरा, मेरे पापा रिटायर हुए और हमने इंडिया में आमतौर से, मैं सरकारी ऑफिसर की बेटी हूँ, रिटायरमेंट को एक बड़े डार्क उससे देखा है कि रिटायरमेंट के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप डिपेंडेंट हो जाओगे। मेरा मानना है कि अगर आप ढंग से प्लान करें तो रिटायरमेंट आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पीरियड होना चाहिए, जब आपकी लायबिलिटीज खत्म हो जाएं और आप
खुद के लिए जी सको, ना कि बच्चों के लिए जी सको। मेरे पापा कहते हैं पहले खुद के लिए किया, फिर बच्चों के लिए किया, अब मैं फाइनली आई एम लिविंग फॉर व्हाट आई वांट। तो ये जरूरी है। और हर रिटायरी की रिस्क एपेटाइट अलग होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका एक घर है जो फुल्ली पेड अप है, आपको पेंशन मिल रही है, बहुत जॉब्स में लोगों को पेंशन मिल रही है, बच्चे सेटल्ड हैं, तो आप इक्विटी ले सकते हो। अगर आपको शायद एक इन्फ्लेशन बीटिंग रेगुलर इनकम नहीं है, तो आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा कंजर्वेटिव होगी। तो एज का मेरे हिसाब से रिस्क एपेटाइट से उतना लेन देन नहीं है। जहां तक रिटायरीज की बात है, प्रोडक्ट्स की जहां तक आपने बात की, आई थिंक मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी बहुत जरूरी है। एंड ये भी एक मिथ है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ इक्विटी है, रिस्क टेकिंग है। आज की तारीख में कैटेगरी है जिसको हम हाइब्रिड फंड्स कहते हैं, जिसमें इक्विटी जो कि एक वेल्थ क्रिएशन एसेट क्लास है और डेट है जो एक प्रिजर्वेशन एसेट क्लास है, उनका मिश्रण है और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है। 30% इक्विटी, 70% डेट, 60% इक्विटी, 40% डेट। आप इन प्रोडक्ट्स को, हाइब्रिड फंड्स को बहुत अच्छी तरह यूज करके अपना एक सीनियर सिटीजन का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आपको रेगुलर इनकम की नीड है तो आप इन प्रोडक्ट्स के जरिए एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत टैक्स एफिशिएंट तरीका है रेगुलर इनकम कमाने का। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट बात कही है राधिका मैम ने, और ऑफ कोर्स हाइब्रिड फंड्स पे भी जो है उन्होंने एम्फेसिस दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि हमने तो बात की 60+ एज की ग्रुप की, लेकिन इम्पोर्टेंट बात आता है कि बचपन में क्या होता है, किड्स, ये जो सेगमेंट होता है बचपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑफ कोर्स ये इस समय कमाते नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो होते हैं या उनके जो गार्जियंस होते हैं वो निवेश करते हैं, और इनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हुआ, फिर मैरिज हुआ, और आपने ही खुद कहा कि जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए ताकि एजुकेशन पे फोकस करें। तो इस चीज सब इंटायर प्रोसेस है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहती है एक पेरेंट को लेके या एक गार्जियन को लेके जब अपने बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड के लिए निवेश करते हैं? तो मैं शुरू करती हूँ। मेरा 16 महीने का बच्चा है एंड वी वर वेरी क्लियर कि जितना जल्दी से जल्दी हम उसका निवेश का सफर शुरू करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं सबसे पहले कहती हूँ कि जब आपका बच्चा हो तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तब बहुत इजी होता है करवाना, जाके करवा दीजिए, उसको सेट कर दीजिए, उसको केवाईसी कंप्लायंट बना के, यानी सारा पेपर वर्क स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे पहले कर दीजिए। वो बड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि बाद में आपका एड्रेस चेंज होता है, ये वो होता है, जिंदगी के बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, ये बड़ा जल्दी हो जाता है। तो उस टाइम पे आप थोड़ी मेहनत करके करवा लीजिए। एंड आई थिंक एक गोल पकड़िए। तो हमने क्या किया, अपने बच्चे के लिए एजुकेशन का गोल पकड़ा कि शायद बाहर पढ़ना चाहेगा, और कैलकुलेट किया कि 18 साल में अगर वो कहीं बाहर पढ़ना चाहेगा तो कितना कॉर्पस चाहिए। उसी कॉर्पस को डिवाइड करके हमने एसआईपी शुरू कर दी। अब बच्चों का ये फायदा है कि उनके पास समय होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो इक्विटी लेने की और रिस्क लेने की उनके पास टाइम होराइजन होती है, वक्त होता है। तो आप थोड़े से रिस्की प्रोडक्ट्स अपना सकते हैं। हमने अपने बच्चे के लिए, जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो एक इंडेक्स फंड लिया, लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड, एक स्मॉल कैप फंड लिया क्योंकि उसकी रिस्क लेने की क्षमता है। 20 साल में हमें लगता है हिंदुस्तान में स्मॉल कैप तरक्की करेगा। अगर बाहर पढ़ने वाले हैं, आप एक ओवरसीज फंड भी ले सकते हैं। ओके, चलिए अब अगली कैटेगरी की तरफ जाते हैं, वो है यूथ, और जिनमें स्टूडेंट्स वगैरह भी आते हैं। आजकल के जो यूथ होते हैं ना हर्ष, वो व्हाइट गुड्स की तरफ ज्यादा जाते हैं। जनजी का जो फोकस है पूरी तरह से उस तरफ से है। तो कैसे मोटिवेट करके और इसको फैंसी बनाकर, ताकि जो अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सके। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा, और आपके जो गोल्स होंगे वो ज्यादा जल्द पूरा कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या सलाह है, और उनके लिए कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? वेल, अगर आप सिर्फ नंबर्स देखें, आप खाली सिर्फ कैलकुलेशन बता दें उन्हें कि भाई आप जो खर्च कर रहे हैं आज की तारीख में, उसका एक छोटा हिस्सा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है। आपको ये नहीं कि खर्चा करना बंद करना है, वो नहीं करना है। आप एंजॉय करिए लाइफ को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज करने की उम्र होती है। आप अगर एक यूथ को कहेंगे कि अभी आप बंजी जंपिंग नहीं करें, 60 की उम्र में पैसे जमा करके जाएंगे, वो होगा नहीं। सो जो चीज आपको एक पर्टिकुलर उम्र में करनी है, उसी समय करनी है। लेकिन सरप्राइजिंगली, जैसे आपने कहा कि उनका फोकस है ही नहीं इन्वेस्टमेंट्स में, अगर नहीं है तो आप शुरू करें एक मात्र 1000 रुपए से। मतलब आप, और हर कोई यूथ आज की तारीख में 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। एक सिंपल नंबर्स बताता हूं मैं आपको कि एक अगर इंसान है जो 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 30 इयर्स के लिए, मान लीजिए 20 साल की उम्र में शुरू करता है और 50 साल की उम्र के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 1000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं हर महीने का, और इक्विटी एज एन एसेट क्लास ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके पास रिस्क लेने की एपेटाइट होती है, और वो अगर 14% से कंपाउंड करता है सालाना, 30 साल में ये रकम करीबन 50 लाख रुपए बन जाती है, 1000 रुपए महीना।
और यही चीज आप अगर 20 साल की उम्र में स्टार्ट नहीं करते हैं और 25 की उम्र में शुरू करते हैं, इस मीन आपने 5 साल नहीं किया, वेट कर लिया, डिले कर दिया, एंड में ये रकम 50 साल की उम्र में ये 50 लाख से घटकर करीबन 25 लाख हो जाती है। सो सिर्फ 5 साल आपने जो डिले किया उसका एंड कॉर्पस आपका आधा हो जाता है। सो क्यों जल्दी शुरू करना चाहिए, इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल और नहीं मिल सकता। दूसरी चीज, आपको सिर्फ छोटी रकम करनी है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी इनकम जितनी कमाते हो, जितनी पॉकेट मनी होती है या जितनी आपके पास हाथ में पैसे पूरे के पूरे लगा दें, आधा लगा दें। एक छोटी रकम आपको 10-20% की आदत आप अगर अभी नहीं लगा पा रहे हैं तो बाद में जो आप कमाने लगेंगे तो वो आदत कैसे लगाएंगे आप। सो हैबिट फॉर्मिंग ये एज में ज्यादा जरूरी है, और फिर उसे आप जब एक्चुअल रियल इनकम कमाने लगे तो उसे रेप्लिकेट करके अपनी एक फाइनेंशियल लाइफस्टाइल बनाएं। सो आई थिंक दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और क्योंकि उनके पास टाइम है, इक्विटी आई मीन एसआईपी करिए, नहीं समझ में आता इंडेक्स फंड लीजिए और शुरू करें। जैसे जैसे मार्केट में मेच्योरिटी आएगी आप दूसरे स्कीम जोड़ सकते हैं। राधिका मैम, ये यूथ को लेके जो है हमेशा सवाल रहता है कि ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा घंटे लगाएं हफ्ते में, और कह सकते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आती है। ऑफकोर्स बीकॉम के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आती है, बट उसके साथ साथ बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो यूथ को जो है पे करने पड़ते हैं। और म्यूचुअल फंड एलोकेशन एक टाइप का डिसिप्लिन बन जाता है जो पूरी तरह एक्सेस नहीं करते पूरे मार्केट्स को। तो इसको लेके क्या ग्रोथ पोटेंशियल लगेगा, और कुछ चैलेंजेस भी तो जरूर होंगे यूथ को लेके, जब स्पेशली म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टिंग में बात करें तो? देखिए, आज की तारीख में हमारे देश में करीब 30-40 करोड़ शायद फूड डिलीवरी और नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के यूजर्स होंगे, लेकिन 4 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं। ऑफन लोगों को लगता है कि निवेश करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। आपके पास 150 रुपए महीने नेटफ्लिक्स या अमेजॉन को मिलने के लिए है, लेकिन एसआईपी करने के लिए नहीं है। खर्चे सबके होते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा, एनएवी आपको खुशी नहीं दे सकती जो बंजी जंपिंग दे सकती है या जो मॉलडीव्स हॉलीडेज दे सकती है। मैं लोगों को कहती हूँ कि आपकी जो सैलरी है, यूथ आमतौर से सैलरी होता है, उसमें एक टारगेट लगा लीजिए कि मैं चलो 1000 रुपए की एसआईपी कर लूंगा, चलो 100 रुपए की एसआईपी कर लूंगा, और वो आदत डाल लीजिए। और उस एसआईपी को आप एक टैक्स की तरह सोचिए। टैक्स तो आप देते हैं ना, आप ये नहीं कहते कि मैं आईफोन ले रहा हूं तो टैक्स नहीं दे सकता। टैक्स से पहले ही सैलरी में ईएमआई कटता है, तो वो कट जाता है। तो वो एसआईपी को भी एक इन्वेस्टमेंट टैक्स समझ लीजिए, मेरा तो इस पर कंट्रोल ही नहीं है, वो कट जाती है। आपने 100 रुपए 500 रुपए से शुरू किया, जैसे वो बढ़ेगी आपको खुद डिजायर होगी उस क्वांटम को बढ़ाने की, और जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट बढ़ेगी, आपका वो क्वांटम भी बढ़ेगा। जहां तक आपने दूसरी बात की कि बहुत और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती है, मुझे लगता है एक्चुअली यूथ का जो सबसे बिगेस्ट एसेट होता है, हम जो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के हैं, वो उनका टैलेंट है। हिंदुस्तान के यूथ का जितना आप अपने टैलेंट पे इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं, वो तो शायद कोई फंड भी नहीं दे सकता। लेकिन आपको मेहनत करनी चाहिए, पैसे को भी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूथ अगर सही समय पे आप करते हैं तो डेफिनेटली जो मनी मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट आपको आगे मिलेगा, वो फिर आपकी जो लालसा होगी फिर बढ़ेगी कि मैंने एसआईपी क्यों नहीं किया, ज्यादा क्यों नहीं किया। तब वो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो राधिका ने कहा कि हम यूथ को एनकरेज तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पेरेंट्स एक एग्जाम्पल सेट करें। बिल्कुल, अगर हम पेरेंट्स के रूप में खर्च किए जा रहे हैं, बचत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और सिर्फ बच्चों को बोलेंगे कि आप आईफोन मत खरीदिए लेकिन एसआईपी करिए, तो अब पेरेंट्स खुद देख रहे हैं कि आप खर्च किए जा रहे हो, तो इट इज नॉट गोइंग टू लीड। मैंने 10,000 किया, तू 100 कर ले, तो दोनों साथ साथ करते हैं, फैमिली गोल है, साथ में फैमिली वेकेशन ले। कहा भी जाता है कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव करके भी पैसे बना सकते हैं, तो वो अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। अगर आप खुद ऐसा करेंगे तो वो भी फॉलो करेंगे, क्योंकि सोसाइटी में आमतौर पे जिस तरह की चीजें प्रशंसा की जाती है, प्रेज करते हैं लोग, उसी को लोग फॉलो करते हैं, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब अगले क्लास की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम दोनों आते हैं। हालांकि आप एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, तो आपसे पूछूंगा, हमारी जो जरूरतें हैं ना सैलरीड क्लास की, उसमें सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें घर खरीदना है। मुंबई जैसे शहर में घर बहुत बड़ा सपना होता है सैलरीड क्लास का। फिर बाकी शौक, गाड़ी खरीदना, घूमना, साल में 2 बार घूमना भी है। हेल्थ केयर के भी कुछ अपने एक्सपेंसेस है, जो हमें मेडिक्लेम ऑफिस से भी मिल जाती हैं, कुछ बाहर से भी लोग लेकर रखते हैं। तो और रेगुलर इनकम में रिटायरमेंट की भी धीरे धीरे प्लानिंग करनी है। उनके लिए क्या सलाह है, और हमारे रिस्क एपेटाइट को देखते हुए क्या सलाह देंगे, किस तरह के फंड्स का हम चुनाव करें और किस तरह से स्ट्रेटजी बनाए हम अपने पूरे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो आज की तारीख में हमारे डेमोग्राफिक्स हो गया वो कितना डेंजरस है, वो बताता हूं। अब हम करियर ओरिएंटेड हैं और हम 28-30 साल की उम्र में नॉर्मली लोग शादी करते हैं, अराउंड 20-30 डिले होने लग गया। पहले जो शादी होती तो 20-21-22 की उम्र में लोग कर लेते थे, अब ये चीज 28-30 साल की हो गई है।
अगर आप मान लीजिए 28-30 साल की उम्र में शादी हो रही है और बच्चे आपके 30-32 में हो रहे हैं, जब आप रिटायरमेंट पे खड़े होंगे 20 साल बाद, तब आपके बच्चे एजुकेशनल एक्सपेंसेस और मैरिज एक्सपेंसेस के लिए उसी दौरान आते हैं। सो जो आपकी लाइफस्टाइल, पूरी लाइफ, जिंदगी भर की कमाई है जो आपने अपने रिटायरमेंट के लिए रखी थी, आपके बच्चे उसी समय एट रिटायरमेंट हायर एजुकेशन के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट आती है और शादी के लिए आती है। सो ये हमारे डेमोग्राफिक चेंज की वजह से हुआ। अगर आप शादी जल्दी करें, बच्चे जल्दी हों, तो फिर आप मिड करियर में जब होंगे उनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी होगी। सो ये एक ट्रेंड है जो हम चेंज नहीं कर सकते और ये हमारी रियलिटी है। अब जब आप सैलरीड और मिडिल एज में फैमिली ओरिएंटेड आ जाते हैं, आपके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं आपको, क्योंकि चाहते हुए भी आप, जैसे कहा कि घर खरीदना, अगर आप एक बार घर खरीदने निकल जाते हैं, 50% जो मेजर हिस्सा आपकी इनकम का है वो तो ईएमआई में चला जाएगा, और फिर आप उसमें से क्या तो बचत करेंगे उसके बाद और क्या खर्च निकालेंगे। सो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जब आपके पास खर्चे नहीं हो तब आप अपना इन्वेस्टमेंट्स मैक्सिमाइज करें। ये उनके लिए भी कह रहा हूं जो फ्रेश जॉब में लगे। अभी आप अगर फर्स्ट जॉब में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, मैक्सिमाइज दिस पीरियड, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इतनी बचत नहीं कर पाएंगे। सो पहले तो वो हो गया, तो आंसरिंग दैट। अब अगर आप वो फेज से निकल चुके हैं, अब हम ऑलरेडी आ गए हैं इस फेज में क्या करना है, तो वन, रियल एस्टेट को आप वेरी स्ट्रांगली इवैल्यूएट करें कि आपको लेना है कि नहीं लेना। इमोशनल ग्राउंड पे मत जाइए, क्योंकि इंडियंस टेक्निकली बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान। अगर आपके घर नहीं हुआ तो कोई बाप अपनी बेटी देगा नहीं शादी के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो आपको वो स्टीरियोटाइप से एक बार निकलना होगा और ये सोचना होगा कि क्या मुझे मेरी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा ईएमआई में लॉक करना है कि नहीं। अगर आप उससे बाहर निकलते हैं तो आपको अगेन सारे गोल्स इवैल्यूएट करिए, और कुछ भी नहीं कर सके तो छोटी छोटी रकम से शुरू करें। मतलब नहीं करने से बेटर है कि आप 1000 रुपया करें, ठीक है। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपना जो रेशियो है इनकम टू इन्वेस्टमेंट्स का करीबन अगर 20% मेंटेन करते हैं तो आप मोटा मोटी यू आर गुड इनफ। आई मीन अगर 20% आपकी जो नेट इन हैंड सैलरी है, इनकम है, उसका अगर 20% फाइनेंशियल एसेट्स में करते हैं तो आप एलोकेशंस कर पाएंगे। किस एसेट क्लास में? बहुत सिंपल है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स 1 से 3 साल के अंदर है, आपको डेट में रखना है। आपको ऐसे जगह रखना है जहां पे रिटर्न्स मैक्सिमाइजेशन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। लिक्विडिटी होनी चाहिए एंड सेफ्टी होनी चाहिए। रिटर्न्स भले कम मिले, लेकिन जब मैं चाहूं मुझे पैसे हाथ में आ जाए। आपकी अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको ग्रोथ भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म है, नो डाउट आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए जाना है, ताकि कम पैसों में आप ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकें। अगर आप लो रिटर्न प्रोडक्ट में जा रहे हैं, आपको ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे विच यू डोंट हैव। सो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत क्लियरली अपने माइंड में रखनी है। अगर आप रिस्क टेकिंग नहीं है, यू बेटर बिकम रिस्क टेकिंग, क्योंकि रिस्क नहीं लेना और गलत एसेट क्लास में पैसे डालना बहुत बड़ा रिस्क है आपकी फाइनेंसेस के लिए। जी बिल्कुल। दो चीज़ और पूछना था मैम आपसे। बिजनेसमैन भी होते हैं, एक कैटेगरी होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स इनका हेल्थ केयर और बेनिफिट्स होता है, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि ये कोई एम्प्लॉयर के अंदर नहीं होते हैं। तो एक बार बताइए कि बिजनेसमैन और स्टार्टअप्स, इन दोनों का जो म्यूचुअल फंड का क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन तो है। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर रह चुकी हूँ। अब एंटरप्रेन्योर की क्या समस्या है कि उसकी रेगुलर इनकम नहीं होती, तो शायद एसआईपी जैसी चीज एंटरप्रेन्योर के कैश फ्लो के मुताबिक सही नहीं है। एक तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी इनकम कम होती है वर्सेस अ सैलरीड प्रोफेशनल, तो आप अपनी सेविंग से आप अपनी लाइफस्टाइल ऑफन मेंटेन करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप एक कंटिजेंसी फंड रखें जिसमें आपकी 6 महीने से 12 महीने की सेविंग्स है। सारा पैसा इक्विटी में डालेंगे और इक्विटी मार्केट में कुछ हो गया तो आप सैलरी पे फॉल बैक नहीं कर सकते। तो एंटरप्रेन्योर की लाइफ में कंटिजेंसी का रोल बहुत अच्छा है। अब दूसरा एंटरप्रेन्योर की एज यू स्टार्ट मेकिंग मनी, जैसे कंपनी पैसा बनाना शुरू करे, आप थोड़ा सोच सकते हैं, या बिजनेस बनाना शुरू करें आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप अपने पैसे को डिवाइड करिए। शॉर्ट टर्म कंटिजेंसी पैसा जैसा इन्होंने कहा फिक्स्ड इनकम में जाए, जो लॉन्ग टर्म पैसा है जो आप ट्रूली लॉन्ग टर्म रख सकते हैं वो आप इक्विटी में करिए, और अगर आप उसे स्टैगर करना चाहे तो एसटीपी के जरिए करिए। ओके, तो जो कारोबारी वर्ग है उनके लिए भी अलग सलाह है, क्योंकि उनके पास एक तो फंड कॉस्ट जो होती है, फंड जुटाने की जो कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, रेगुलर इनकम नहीं होती, तो उनके लिए तमाम तरह के रिस्क होते हैं। शुक्रिया राधिका मैम आपका, हर्ष आपका, आप लोग यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को समृद्ध बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाने की तरफ आपने उनको सलाह दी। इसलिए हमने इस जो सेशन है उसका नाम रखा था समृद्धि काल, क्योंकि हिंदुस्तान का भी समृद्धि काल चल रहा है और इसके साथ साथ लोग भी उस अपॉर्चुनिटीज़ का फायदा उठाएं। तो इस
पैनल में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर आगे हम महिलाओं के लिए खास पैनल लेकर आने वाले हैं, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार, म्यूचुअल फंड महाकुंभ के आखिरी एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और लगातार बीते 6 घंटे से सुबह 10 बजे से म्यूचुअल फंड महाकुंभ पे हमारी खास चर्चा जारी है। ये आखिरी पड़ाव है, लेकिन सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि हम अगले आधे घंटे में उस आधी आबादी की बात करेंगे जिसके बिना घर नहीं चलता है, जिसको हम धन लक्ष्मी कहते हैं, जिसको हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश आज इस मंच पे उनको निवेश लक्ष्मी कह रही है। और यही हमारा नारा आज के लिए। और इस पूरे अगले आधे घंटे में हम महिलाओं से और उनके म्यूचुअल फंड से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका है और साथ ही 2 बेहद शानदार गेस्ट हैं, राधिका गुप्ता है और प्रीति राठी हैं, जिनसे हम समझेंगे। प्रियंका, बिल्कुल, तो निवेश लक्ष्मी की जो बात की है, और मनीष ये जो सबसे आखिरी वाली बात बोली है आपने, नहीं, निवेश लक्ष्मी तो है कि आधे सबसे बड़ी बात सबसे आखिरी में आ रही है, लक्ष्मी की बात, और वो भी घर की लक्ष्मी की बात। तो यानी विमेन, चाहे वो वर्किंग विमेन हो, चाहे वो घर परिवार को संभालती हूँ, उनके लिए क्या निवेश के मंत्र होने चाहिए। और म्यूचुअल फंड की दुनिया में, एसआईपी की दुनिया में, निवेश की दुनिया में विमेन की पार्टिसिपेशन, महिलाओं की भागीदारी कितनी बड़ी है और कितनी और बढ़ सकती है, क्या क्या तरीके हैं, यही बताने के लिए हमारे साथ हमारी 2 बहुत ही खूबसूरत हमारी गेस्ट मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ राधिका है, प्रीति है, एंड विमेन इन फोर्स है पूरी अपने आप में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। पहले क्विकली राधिका से तो हम चर्चा आगे भी जारी करेंगे, प्रीति हमारे साथ अभी पैनल पे जुड़ी हैं। और ये एक प्रीति, अभी हम बात भी जैसे कर रहे थे कि जब तक विमेन की, घर की होम मिनिस्टर है वो निवेश लक्ष्मी, जब तक उससे घर की बातें नहीं बढ़ेंगी, निवेश की बातें नहीं बढ़ेंगी, शायद पूरे घर की उस तरह की तरक्की नहीं होगी। लेकिन विमेन की पार्टिसिपेशन, एक बार थोड़े फैक्ट्स आपसे समझते हैं। आप तो एक पूरा प्लेटफॉर्म चलाती हैं जो विमेन ओरिएंटेड है, किस तरह के डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, कौन कौन सी एज ग्रुप में विमेन सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती है इन्वेस्टमेंट को लेकर? तो सबसे पहले शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का, और इसका टॉपिक निवेश लक्ष्मी रखने का, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म का नाम भी लक्ष्मी है और आप सब समझ सकते हैं क्यों उसका नाम लक्ष्मी है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे घरों में जब तक कि हम जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल वेलबींग जो घर की होती है, जब तक हम उसकी जिम्मेदारी, जब हमारी बातों में, पढ़ते समय, कॉलेजेस में, एजुकेशन में, जब तक वो जिम्मेदारी हम इक्वली उतनी ही महिलाओं से नहीं एक्सपेक्ट करें या उनको नहीं कहें कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है, तब तक शायद ये चेंज आना थोड़ा सा मुश्किल है। दुनिया बदल रही है। हमने आज तक, जैसे आपने बोला, हमारे प्लेटफॉर्म पे महिलाओं को हम 20 से लेके 40 साल तक की महिलाओं से बात करते हैं। हमने ये देखा है कि 35 साल से ऊपर की महिलाएं शायद ज्यादा जल्दी निवेश का एक डिसीजन लेती हैं, इसलिए क्योंकि एक सर्टेन सेंस ऑफ मैच्योरिटी, थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस आ जाता है। ये भी है कि थोड़ी सी पैसे के ऊपर उनकी जो एजेंसी है या जो थोड़ा हक होता है ये डिसाइड करने का कि वो अपनी बचत या अपनी कमाई के बारे में क्या करें, शायद वो उस समय तक थोड़ा ज्यादा आ जाता है। लेकिन जरूरी ये है कि जो 20 साल की, 22 साल की जो महिलाएं, जो यंग गर्ल्स हैं, जो जस्ट अभी अर्निंग स्टार्ट कर रही हैं, उन्हें निवेश करना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और मेन से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी रिटायरमेंट, जैसे मैं आपको बता रही थी, हमारी रिटायरमेंट ज्यादा लंबी है, हमारी अर्निंग स्पैन्स थोड़ी कम है, तो इसीलिए हमें जल्दी निवेश करना और भी ज्यादा जरूरी है। और आई थिंक देश में जिस तरीके की हवा उड़ रही है, ये कि आप एक पैनल कर रहे हैं, इस पे फोकस कर रहे हैं, हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है, तो ये इनफ साइंस है कि एज वुमेन हम कर सकते हैं, हमें करना जरूरी है। ये धीरे धीरे अब समझ एक यंग जनरेशन को भी आता जा रहा है। नहीं, ये जागरूकता तो बहुत बढ़ रही है। इनफैक्ट राधिका, जिस तरह की ये जो अर्निंग्स की बात हो रही है, जो एक प्रोजेक्शन भी दिख रहा है कि जो चाहे हाई बैंड इनकम हो, मिडिल बैंड इनकम हो या फिर लोअर बैंड इनकम हो, सब में ही एक आने वाले समय में इनकम का एक्सपेंशन होगा।
और ये जब पैसे का फ्लो एक घर में, एक परिवार में, एक औरत के पास आता है तो उसे कहाँ लगाएगी? ऑफकोर्स अपने खर्चे करेगी, लेकिन उसके लिए निवेश के मंत्र बहुत जरूरी है। उसको वो एडिशनल इनकम आगे के लिए एक बड़ा फॉर्चून बनाने के लिए बहुत जरूरत है। तो जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है, इसे और क्या, किस तरह से और बढ़ाया जा सकता है? तो सबसे पहले तो बढ़ाने से पहले विमेन की पार्टिसिपेशन करना जरूरी है, क्योंकि चाहे वो कमाए या ना कमाए, आज की तारीख में 70% कंजम्पशन डिसीजन महिला लेती है। अगर आपकी महिला ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर है, उसके बच्चे ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर होंगे, वो एक अपनी बेटी के लिए एग्जाम्पल बनेगी और आगे की पीढ़ियों के लिए, हिंदुस्तान की आगे की पीढ़ियों के लिए, जब आप एक महिला को पढ़ाते हैं फाइनेंशियली, तो आप आगे की पीढ़ियों को पढ़ाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अपने माँ बाप के लिए ऑफन महिला डिसीजन लेती है। आई थिंक बहुत महिलाओं को लगता है कि ये ऐसा काम है जो या तो वन मेरे से हो नहीं सकता, बहुत टेक्निकल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंड ये मैटर को हमें ओवरकम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी नानी दादियां अरसों से घर के फाइनेंसेस बहुत अच्छे चलाती थी। हम लोग गुप्ता लोग हैं, हमारे यहाँ गुप्तधन होता था जो घर का बाकी खर्चा होता था, मिलता था। प्रीति भी है, सैलरी 10,000 हो तो भी घर चल जाता था, सैलरी 20,000 हो तो भी घर चल जाता और था। सबकी खुद नीड, सास की भी नीड मीट हो जाती थी, पति की भी हो जाती थी, बच्चों की भी हो जाती थी, और साइड में कुछ पैसे भी बनते थे। कभी भी नारी खोलो, कोई पुराने पर्चे से पैसे भी निकल जाते, डिमोनेटाइजेशन में पता चल गया ना, तो निकल भी जाते थे। और ये तो बिना एक्सेल स्प्रेडशीट और प्रेस रिलीज दिए। तो हमने काबिलियत, सेविंग की काबिलियत कभी कम नहीं थी। निवेश हमें सीखना है और सिखाना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस। दूसरा, लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ये मैं आउटसोर्स कर देती हूँ, मुझे क्यों करने की जरूरत है? ये पति कर लेगा, भाई कर लेगा, कोई और कर लेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें, ये एक ऐसी चीज है, आप खाना आउटसोर्स कर दीजिए, और ये मत आउटसोर्स करिए। ये एक ऐसा काम है जो आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि आप कर सकते हैं और जिंदगी बहुत अनसर्टन है, तो ये आपको अपने खुद के हाथ में करना पड़ेगा। आई थिंक हमें अपने, जैसे आपने कहा पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा, हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं। आज प्रोडक्ट्स की कोई नए प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। सिखाना ये है कि उन प्रोडक्ट्स को साधारण गोल्स कैसे फुलफिल करना है। महिला लोगों को गोल्स बहुत समझ आते हैं, विमेन अंडरस्टैंड गोल्स, पूरे फैमिली के गोल्स समझ आते हैं। आप एक SIP के जरिए कैसे गोल फुलफिल कर सकते हैं, इक्विटी आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, डेट आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हम एक्टिव, पैसिव, अल्फा, हमें ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड लेके मैं अपने डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, हमें ये सिखाना है। अभी हमने देखा है कि एक अच्छी बात यह है कि कम से कम अभी तक ये ट्रेंड था कि महिलाएं मैक्सिमम निवेश ज्वेलरी में करती थी। उनको कुछ भी पैसे बचे तो उन्होंने कहा कि चलो दिवाली है, किसी त्योहार के फेस्टिवल के मौके पर ज्वेलरी करते। अब ये ट्रेंड जो देखने को मिला है बीते खासतौर पर 10 सालों में, कि वो SIP कर रही है, उसकी चर्चा कर रही है, वो बात कर रही है कि मुझे निवेश करना चाहिए। ये ट्रेंड बदल रहा है। मुझे एक चीज समझना है कि ये ट्रेंड टॉप 30 सिटी में तो हो रहा है, B30 अगर सिटी बियॉन्ड 30 की बात करें, वहां ये ट्रेंड अभी उस तरह से ग्रूम नहीं कर रहा है। या आपको लगता है कि नहीं वहां भी बदलाव अब देखने को मिल रहा है? छोटे छोटे जो शहर है वहां भी महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ रही है। बढ़ रही है। अगर आप एम्फी का म्यूचुअल फंड डेटा देखें तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो सेगमेंट है निवेशकों का, वो महिला है, और वो 25 से 40 साल की महिला है, खासकर यंग महिलाएं। और इसमें T30 और B30 का एक्चुअली सेग्रीगेशन नहीं है। मैं बहुत महिलाओं से सोशल मीडिया पे बात करती हूँ। हमारी जो सहारनपुर की लड़की है या कोयम्बटूर की लड़की है, वो बॉम्बे और दिल्ली की लड़की जितनी एस्पिरेशनल है अपने करियर के बारे में भी, इवेंचुअली जैसे वो कमाएगी अपने पैसे के बारे में भी एस्पिरेशनल होगी। तो जैसे करियर इंडिपेंडेंस आएगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी। लेकिन यंग महिला ऑलरेडी एक बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं जहां महिलाएं एक सेफ स्पेस में बात भी कर सकती हैं एक दूसरे से। एंड हम ये भी देखते हैं अपने खुद के डेटा में, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम मर्दों को देखते हैं तो थोड़े से रिस्की प्रोडक्ट, सेक्टोरल प्रोडक्ट्स में उनका ज्यादा वो होता है, लेकिन महिला लोग ज्यादा कहाँ रहती हैं? हाइब्रिड फंड्स में, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में, जो कंजर्वेटिव सिंपल बेसिक चीजें। तो उन्हें निवेश करना भी जब कर रही है तो सही तरीके से कर रही है। तो यानी हम अगर यानी बहुत सोच समझ के थोड़ा कंजर्वेटिव के वुमेन प्ले करते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? सोच समझ के करनी है, ये नहीं कर रही कि चलो आज टेक चला है तो मैं वो कर दूं, आज ये चला है तो मैं वो कर दूं, लोगों की बातों पे वो कर दे। अपने लिए जो सही है अपने गोल्स के मुताबिक कर रही है, और टिक भी ज्यादा रही है, लंबे समय का निवेश भी है। उनका जो होल्डिंग पीरियड है, SIP करने का भी पीरियड है,
वो मर्दों से लंबा है। तो क्या प्रीति ऐसा ट्रेंड आपको भी दिखता है कि फाइनेंशियली इंटेलिजेंट जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब बड़ी होगी ना, तभी हम विमेन की अगर एक डेटा पॉइंट हम देख रहे हैं 2012 में एमएस में विमेन लगभग 28% पार्टिसिपेट करती थी, अब वो बढ़कर लगभग 43%, 43% के पास आ गया है। तो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, क्या कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि वो खुद बताएं कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे आप मत बताइए, आई एम वेरी वेल अवेयर्ड, मेरे लिए सिर्फ आप प्रोसेस कर दीजिए। तो आई थिंक थोड़ा सा इसमें दो चीजें मैं हाईलाइट करूंगी। एक तो ये जो डेटा आप जो पढ़ रही हैं उसमें ये बताना मुश्किल है कि वो महिला खुद कर रही है कि महिला के नाम पे कोई और कर रहा है। और ये जानना बड़ा मुश्किल है। हमारा जो लक्ष्मी का डेटा है, हमने एक सर्वे किया था लास्ट टाइम, उसमें हमें ये समझ में आया था कि जो मिडिल इनकम इंडिया, और हमने मिडिल इनकम इंडिया से बात की थी, मिडिल इनकम इंडिया में जो महिलाएं हैं वो 85% महिलाएं जो है वो या तो अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में या चिट फंड्स में या सोने में रखती हैं। तो इससे ये समझ आता है कि उनका रुझाव अभी तक म्यूचुअल फंड्स की तरफ कम है। और ये इसलिए कम है क्योंकि जो स्पेशली जो कम्युनिकेशन जो आता है इंडस्ट्री से वो कई बार इस तरीके का आता है, जैसे राधिका ने कहा कि अल्फा रिटर्न्स एक्सेट्रा, और महिलाएं सोचती कि मुझे मेरे नीड के हिसाब से करना है, मुझे ये सब नहीं समझ आता है। उनका बिहेवियर अलग है पैसे रखने का, किस तरीके से वो संजोती हैं उसको, किस तरीके से बढ़ाने के बारे में सोचती हैं। और दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि महिलाएं एक्चुअली रिस्क एवर्स नहीं है, ये हमने देखा है लक्ष्मी के प्लेटफॉर्म पे। वो रिस्क अवेयर है, उनको पता है कि अगर मेरा पैसा इसमें, अगर मुझे पता है कि मैं कोई फॉर एग्जाम्पल इवन एक बॉन्ड फंड में डालूं तो उसमें क्या मेरी रिस्क है और क्या मेरा रिवॉर्ड हो सकता है, अगर वो समझती हैं तो वो सोच समझ के उसमें पैसा डालती हैं। और उनको लगता है कि नहीं ये मेरी नीड नहीं मीट करता है तो उसमें पैसा नहीं डालती। ये हमने बिहेवियर बहुत मतलब वेरी वेरी हर महिला का हमने ये बिहेवियर देखा है। बहुत कम महिला होती है जो बोलती है कि हमें अल्फा चाहिए, हमें इस तरह का रिटर्न चाहिए एक्सेट्रा। दूसरा मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से हम महिलाओं से बात करते हैं, और आपने जैसे राधिका ने जैसे बचत की बात की, तो अगर हम कॉन्वर्जेशन ये करते, कम्युनिकेशन ये करते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करिए, आप अपने सेफ्टी नेट्स क्रिएट करिए। सोना एक बहुत ही एक बहुत फर्स्ट स्टेप प्रिय चीज है जिसमें उनको बहुत कन्वीनियंस, मतलब एक मैं समझती हूँ सोना क्या है, उस बिहेवियर को फिजिकल सोने से गोल्ड म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट करना, वो एक फर्स्ट, या ईटीएफ में फर्स्ट स्टेप फंड ऑफ, मतलब वो एक फर्स्ट स्टेप लेने के बाद उन्हें समझ आता है कि अच्छा मेरा खर्चा इतना बढ़ रहा है, जो 10 रुपए मैं खो देती हूँ फिजिकल गोल्ड में वो अब कंपाउंड हो रहा है। तो ये धीरे धीरे एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप ये एक जर्नी है। और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि अगले, एंड आई एम होपिंग राधिका विल डेफिनेटली सपोर्ट मी ऑन दिस, कि अगले 5 साल में आप देखेंगे कि महिलाएं बराबर या ज्यादा निवेश करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। ऑल्सो बिकॉज ये डेमोक्रेटाइजेशन जो है, जहां आप 100 रुपए में एसआईपी कर सकते हैं, तो उन्हें ये लगता है ये पहला कदम तो मैं ले ही सकती हूँ, 100 रुपए में तो कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, इतना रिस्क नहीं है, तो वो ले लेती हैं। तो ये जैसे जैसे ये बढ़ेगा, और आई थिंक महिलाएं जब दूसरे महिलाओं को देखती हैं उसका बहुत बड़ा असर होता है। और अब तो डिजिटल इकोनॉमी है, हम सोशल मीडिया यूजर्स हैं, 50 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं, ये पार्टिसिपेशन तो ऑफकोर्स बढ़नी ही चाहिए। एक चीज तो समझना है मुझे, अभी भी हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ग्रोथ कर रहा है। एसआईपी आज के समय में ऐसा एक मुद्दा है जिसको हर कोई जान रहा है, हर कोई समझना चाह रहा है। म्यूचुअल फंड को लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि अभी भी जो है ट्रेडिशनल है, जैसे पोस्ट ऑफिस में पैसा डालना है, एफडी में डालना है, अभी भी जनरल तौर पे ये थॉट प्रोसेस देखने को मिला है। महिलाओं के संदर्भ में अगर बात करें तो ये चैलेंजेस कितना ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है कि क्या महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा भरोसा कर रही है म्यूचुअल फंड पे, एसआईपी पे और पोस्ट ऑफिस के स्विच कर रही है। कई सारे ऐसे आंकड़े बता रहे हैं कि वो ज्यादा आगे बढ़ रही है इस मामले में, और तेजी से जो है इसमें निवेश कर रही है। मेरा ये मानना है कि महिलाएं बहुत अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनको एक सेफ्टी नेट जो होता है वो शायद सबसे पहला उनकी जरूरत होती है, वो उनकी नीड है कि आप मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेरी परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेरे बच्चों के एजुकेशन गोल्स जो हैं वो सारे इमीडिएटली पहले मैं वो कवर कर लूं, उसके बाद आई कैन मूव द नीडल थोड़ा सा कि मैं थोड़ा रिस्क ले सकती हूँ। तो ये अभी भी हमने देखा है महिलाएं फिक्स डिपॉजिट्स,
एनी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट को प्रेफर करती हैं। एक बार उनकी जो नीड है गोल्ड, उससे उनको लगता है कि ये बास्केट मेरा हो गया, अब मैं दूसरों में भी डालना चाहूंगी। तो ये धीरे धीरे हो रहा है। हमारे पास एक्चुअली कई महिलाएं आती है और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आती है जो कहती है कि मैं म्यूचुअल फंड का तो पता नहीं, मुझे एसआईपी करना है। तो फिर हम उनको समझाते हैं कि एसआईपी एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, और जो म्यूचुअल फंड सही है, जो पूरा एक कैंपेन है, वो बहुत पावरफुल रहा है आउटरीच में। और महिलाओं को जिज्ञासा है कि हम कैसे और पता करें। मुझे और बताइए इसके बारे में कि म्यूचुअल फंड सही है, मेरे लिए कौन सा सही है कि नहीं है। आई थिंक दैट कॉन्वर्जेशन हैज स्टार्टेड। ये बहुत एक अच्छी बात हुई है। तो ये म्यूचुअल फंड सही है और कौन सा सही है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ जो बेसिक स्टेज आएंगे एक वुमेन की लाइफ में, उसके हिसाब से राधिका, अगर आप हमें क्विकली एक एक फंड बता पाए कि दो कौन से फंड्स। सबसे पहला आएगा हायर एजुकेशन। अगर एक लड़की खुद अपने लिए प्लान नहीं कर पाती, उसके पेरेंट्स उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो क्विकली कौन सा फंड यूज कर सकती है? जैसे गर्ल चाइल्ड है आपकी, आप उसके एजुकेशन के लिए प्लान करना चाहते हैं, आप एक इक्विटी इंडेक्स फंड ले लीजिए, आप एक इंटरनेशनल फंड ले लीजिए। अगर आपको बाहर की एजुकेशन, क्योंकि करेंसी का एंगल है, लेकिन इक्विटी लीजिए, एसआईपी करिए, 18 साल की हो जाएगी, कॉर्पस बड़ा हो जाएगा। इक्विटी इंडेक्स हो गया आपके लिए जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाए। अब उसकी आई शादी के लिए कौन सा, क्योंकि एक मदर उसके 5 7 साल या 10 साल से कुछ फंड कॉर्पस इकट्ठा करना चाहती है, तो एक मदर पेरेंट और खुद लड़की भी क्यों नहीं, वो अपने कौन सा फंड ले सकती है? आई थिंक जैसे लड़की कमाना शुरू करे, उसको इक्विटी फंड में एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए। किसी बेसिक मल्टी कैप जैसे फंड में एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए। आजकल तो बहुत लड़कियां चाहती हैं कि मैं खुद अपनी शादी में कंट्रीब्यूट करूं। मैंने किया, बहुत लड़कियां चाहती हैं माँ बाप क्यों करें, मैं भी करूं। तो इक्विटी में वहां से शुरुआत करिए आप। ठीक है। और उसके बाद उसके लिए एक नया पड़ाव आएगा, बच्चे होंगे, बच्चों की एजुकेशन होगी, या फिर घर खरीदने जैसी बड़ी रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, तो वहां ना जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी लायबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। वहां आपको थोड़ा गोल के मुताबिक एक सिंपल आंसर नहीं है। वहां आपके जो 1 to 3 ईयर नीड्स हैं, वहां आपको फिक्स्ड इनकम करना चाहिए। 3 से 5 साल के नीड में मेरे हिसाब से बैलेंस्ड फंड बहुत अच्छा करता है। लंबे समय का आप पैसा छोड़ना चाहें तो आप इक्विटी कर सकते हैं। इस हिसाब से गोल वाइज आप अपने पैसे को ब्रेक करें। एक और चीज बहुत जरूरी है मनीष, देखिए सारे खर्चे एक तरफ, लेकिन साथ में घूमना फिरना, है ना, उस सब की प्लानिंग होना बहुत रिटायरमेंट की प्लानिंग अब तो हो रही है अच्छे से। रिटायरमेंट को भी गोल बनाना चाहिए, वेकेशन को भी गोल बनाना चाहिए कि मुझे फैमिली के साथ 5 साल में मॉलडीव, हाँ, वो भी 5 साल का एक गोल होना चाहिए। उसके लिए आप अलग पैसे कार्व करके एक बैलेंस फंड में डालिए कि मुझे 3 साल मॉलडीव जाना है, फैमिली ने साथ किया है, ये गोल पूरा किया है। कितने के एसआईपी से शुरू कर सकते हैं मालदीव घूमने के लिए? वो कुछ 2-3 हजार रुपए की भी आप एसआईपी करेंगे, 3 साल में हो जाएगा आपका काम है। चलिए 2003 साल के लिए आप मालदीव्स का एक ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज में आ गई है जहां उसे अब करियर ग्रोथ भी मिल रही है, फाइनेंशियल गोल्स भी हो रहे हैं, तो टैक्स प्लानिंग भी आ जाएगी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? टैक्स प्लानिंग भी आ जाएगी। तो टैक्स प्लानिंग के लिए तो आजकल नई टैक्स रेजिम है, लेकिन ईएलएसएस आप कर सकते हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि 40-50 साल की उम्र में आपको रिटायरमेंट के बारे में भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि आमतौर से लोग क्या गलती करते हैं, रिटायर होने के बाद रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं और तब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। तो एक ऐसा शुरुआत करिए जहां आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं 40 साल में, और धीरे धीरे जैसे आप 60 साल के हो जाए, आपका पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव हो जाए, चाहे बैलेंस्ड हो जाए, 60 साल के बाद आप रेगुलर इनकम के लिए एसडब्ल्यूपीपी कर सकते हैं। तो 40 से 45 की एज में आप रिटायरमेंट के बारे में भी सोचिए। क्योंकि हमने कई सारे फंड की बातें राधिका ने बताई, कई सारी चीज़ों को बताई, डेट में जा सकते हैं, इक्विटी में जा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि आप कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि आप फंड मैनेज करना, मार्केट से जुड़ना, लंबा अर्सा आपने इसमें अनुभव गेन किया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 ऐसे काम के टिप्स जो महिलाओं को बताना चाहते हैं, जिनसे उनको भरोसा हो कि हाँ आप बता रही हैं ये ऐसे काम के टिप्स हैं अपने अनुभव के आधार पर, तो क्या होंगे? क्या चीज की टिप्स? 5 टिप्स जिसके आधार पर वो एसआईपी करें। अच्छा, 5 टिप्स। एक तो हमने तो हमारा मंत्रा चेंज कर दिया, हम आजकल टिप्स नहीं देते, हम सिप्स देते हैं खाली। सबसे अच्छा ये सिप देते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक राधिका ने काफी कवर किया, पर 5 चीजें हम हमेशा बोलते हैं महिलाओं को कि सबसे पहले आपकी अगर हम इंश्योरेंस को छोड़ दें, पर एक इंश्योरेंस एक बहुत जरूरी चीज है, हर महिला को होना, स्पेशली एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट फंड, ये दोनों चीज आप
जरूर पहले अपनी SIP इसमें शुरू करें, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जैसे मैंने आपसे कहा। हमने एक्चुअली इंटरेस्टिंगली एक सर्वे किया था जब लक्ष्मी में, उसमें विमेन की टॉप मोस्ट जो गोल्स हैं जिसके लिए वो पैसे बचाती हैं, भले ही वो अलमारी में बचाती हो, बैंक में बचाती हो, उसमें सबसे ऊपर आता है चाइल्ड्स एजुकेशन। और एजुकेशन में आप ट्यूशन समझ लीजिए, उनकी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस समझ लीजिए। दूसरे नंबर पे आता है ट्रैवल, जैसे आपने कहा, बहुत जरूरी है। और तीसरे नंबर पे आता है घर खर्च। और ये 3 चीजों पे महिलाओं का आज भी, बाकी बड़े बड़े जो डिसीजंस है, घर लेना, गाड़ी लेना, उसमें शायद उनका इनपुट हो ना हो या माना जाए नहीं जाए, पर इन 3 चीजों को वो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये 2 चीज करने के बाद आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को करें, जो भी आपके इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उन पे ध्यान दें आपकी उम्र के हिसाब से। बहुत लोग कहते हैं कि एक थंब रूल है, उसको फॉलो करें। मेरा ये मानना है कि वो थंब रूल कहने के लिए बहुत अच्छा है, पर थंब रूल हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई कहे कि आप ये रेसिपी में मिर्ची इतनी डालिए, पर आप मिर्ची कम खाते हो, तो आप मिर्ची नहीं उतनी डालेंगे। हम इसी तरीके से महिलाओं को समझाते हैं कि आप जैसे जैसे आपकी उम्र है उसके हिसाब से आपके फाइनेंशियल गोल्स देखिए। आज एक 30 साल की महिला है, हो सकती है वो भी शी मे बी अनमैरिड, शी मे नॉट बी मैरिड, पर एक 25 साल की हो, ऑलरेडी उसका एक चाइल्ड हो, तो उसके गोल्स डिफरेंट है। हर किसी के गोल्स डिफरेंट है। गोल्स को ध्यान में रखते हुए जरूर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें। और एक चीज उसमें सबसे ऊपर मैं कहूंगी कि डिसिप्लिन रखें। ये महिलाओं को कहने की कम जरूरत पड़ती है, पर फिर भी हमें कहना पड़ता है कि स्पेशली जब आप इक्विटी में डाल रहे हैं, उतार चढ़ाव देख रहे हैं, तो आप उसको आंख बंद कर लीजिए, होने दीजिए जो उतार चढ़ाव हो रहा है, डिसिप्लिन के साथ करें। कई बार हम तो ये भी बोलते हैं, जैसे अमेजोन की फ्लैश सेल है, वैसे जब मार्केट्स की फ्लैश सेल हो तो आप उसमें और पैसा डालें और SIPs खरीदें। तो ये चीजें हैं जो हम उनको हमेशा कहते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली आपने ठीक कहा। और क्योंकि व्यूअर्स के लिए हम भी कुछ एग्जांपल्स लीड करना चाहते हैं, आप लोगों ने दोनों ने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए, लेकिन एक सिंपल चीज जो उनको भी ये सोचने पर मजबूर करेगी। एक बार मैं आप दोनों से ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने कौन सी एज में, राधिका, अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी? और मैंने शुरू करी थी 24 साल में, एंड अपने बेटे के लिए मैंने 4 महीने में शुरू की है, क्योंकि 24 साल बहुत लेट होता है। लेकिन मैंने कमाना शुरू किया 21 साल में, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने 24 साल में शुरू किया, क्योंकि मैंने गलतियां बहुत की, लेकिन गलतियां की तो सीखा, और गलतियां कम पैसे पे की। अब ज्यादा कमाती हूँ तो होपफुली कम गलतियां करती हूँ, और एक निवेश करने की कॉन्फिडेंस है। यही कहा भी जाता है प्रियंका। प्रीति, आपने कब शुरू किया? तो मैंने 16 साल पे शुरू किया। मैंने मेरे पापा के पैसों पे गलतियां की, फिर जब मैंने कमाना शुरू किया तो मुझे तब तक आ गया था कैसे कमाना, और इसका क्रेडिट, और ये चीज मैं कई बार कहती हूँ कि इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हर घर में अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को, अपने मदर्स को ये कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कराएं और उनको डेफिनेटली कहें कि ये पैसा आप खुद निवेश करिए। आप गलती करेंगे, कोई बात नहीं, वीव गॉट योर बैक। थोड़ी गलतियों में आप सीखेंगे और आगे और करेंगे। वैसे भी कहते हैं कि जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग का, उतना ज्यादा आपको फायदा होता जाएगा, और पैसे से पैसे बनते जाएंगे। आई थिंक प्रीति ने हर महिला के सेशन के एंड में मैं कहती हूँ, आपको कुछ नहीं करना, बस आप शुरू करिए। 1000 रुपए की, 500 रुपए की SIP आप शुरू करिए, 100 रुपए की नहीं हो, SIP आप शुरू कीजिए। और यही इस शो का मकसद था। बीते 6 घंटे में हमने यही लोगों को समझाने की कोशिश की कि SIP म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जो आपके लाइफ को बेहतर कर सकता है, आपकी तमाम जरूरतों को पूरा कर सकता है, और यही बीते हमने 6 घंटे में समझाने की कोशिश की। तो देखिए मनीष, छोटे छोटे कदमों से ही पूरा कारवा बनता है। तो मूल मंत्र यही है, निवेश छोटा हो, बड़ा हो, कब हो, इतने सारे सवाल मत सोचे, बस शुरुआत कर डालिए। महाकुंभ की यही कोशिश। बिल्कुल। तो म्यूचुअल फंड महाकुंभ में इतना ही हमने लगातार ये कोशिश की, बदलते हुए हिंदुस्तान के उस तस्वीर को दिखाने की जो निवेश के लेवल पे बदल रहा है, निवेश की क्रांति हो रही है। ईटी नॉट स्वदेश फिर एक महाकुंभ लेके आएगा, जो अपने तरह का एक नया महाकुंभ होगा, एक नए मुद्दे पे चर्चा होगी, और आपके निवेश से जुड़े तमाम मुद्दों को स्वदेश हमेशा सुलझाता रहेगा, क्योंकि नए भारत को स्वदेश के साथ, नए भारत को स्वदेश सुन रहा है, नए भारत को स्वदेश सुन रहा है और जान रहा है। मुझे प्रियंका को दीजिए इजाजत। म्यूचुअल फंड महाकुंभ में इतना ही।